दर्शकहरू नमस्कार। सुन्दर नेपाल.com को अर्को विशेष श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु म पवन घिमिरे। तपाईँ मलाई यतिखेर सुन्दर नेपाल.com युट्युब च्यानल मार्फत प्रत्यक्ष मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। मैले यो तपाईलाई देखाइरहेको अनुहार रौतहट जिल्लामा एउटा यस्तो चर्चित नाम जो समाजका लागि, जनताका लागि अहोरात्र काम गरिरहनु भएको छ, समाजका लागि निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ, समाजलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ रौतहट जिल्लाका क्षेत्र नम्बर 4 का 4 ख का मान्य शेख फुलबाबुजी हुनुहुन्छ। शेख फुलबाबुजी जसले अहिले रौतहट जिल्लालाई एउटा समुन्नत सुन्दर जिल्ला बनाउनको लागि प्रदेशको तर्फबाट पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएको छ। आज उहाँसँगै रहेर म कुराकानी गर्छु। यो कुराकानीलाई तपाईँ सक्दो लाइक, शेयर र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। मान्य जी, अपने के हम सुंदर नेपाल.com में स्वागत करै छी। धन्यवाद। सबसे पहले आपको मैं अपने तरफ से अभी जो दशई का शुभकामना और आने वाला छठ के लिए नेपाल वासी और नेपाल से जो बाहर खासकर रौतहट के संपूर्ण हिंदू भाइयों में मेरे तरफ से नमस्कार का अभिनंदन करता हूँ। माने जी, विशेष अपने जो एगो राजनीतिक प्लेटफॉर्म अपने से शुरू भेलै, कौन समय से अपने के राजनीतिक जीवन शुरू भेलै, जनता जान एकदम इच्छुक है ई विषय में। सबसे पहले मैं 46 साल के बाद जब देश प्रजातंत्र हुआ उसके बाद से मेरा राजनीतिक शुरू हुआ। उससे पहले मैं इंडिया में पढ़ाई लिखाई क ख ग घ से लेकर IAS तक हम इंडिया में पढ़े। हमको नेपाल में कोई चिन्ह परिचय नहीं था। उस वक्त प्रजातंत्र हुआ। प्रजातंत्र के बाद हमारे पूर्व सांसद उद्धव ढकाल जो नेपाली कांग्रेस से नेतृत्व किए, उन्हीं के अध्यक्षता में मैं नेपाली कांग्रेस का उन्हीं के अध्यक्षता में नेपाली कांग्रेस का साधारण सदस्य हम बने और उनके निर्देशन अनुसार आज भी हम सांसद उद्धव ढकाल जी को मैं गुरु मानता हूँ और राजनीतिक का मैं सेकंड फादर मानता हूँ। समझे कि उन्हीं के आशीर्वाद से अभी तक यहाँ पहुँचे और नेपाली कांग्रेस में रहते हुए मैं तीन या चार मर्तबा महासमिति के सदस्य, क्षेत्रीय सभापति और 1 मर्तबा गाविस अध्यक्ष में भी निर्वाचित हुआ और उसी वक्त से मैंने राजनीतिक में सक्रिय हुए और उसी का फलस्वरूप आज जो 4 नंबर ख से मैं स्वतंत्र उम्मीदवार होकर जो निर्वाचित हुआ हूँ, उसके लिए सबसे पहले 4 नंबर ख के संपूर्ण जनता को मैं अपने दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और उन लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है और उन्हीं के बताए हुए हमारे 4 नंबर क्षेत्र के संपूर्ण जनता के विश्वास के लिए उनके जो बताए हुए जो चुनावी समय में जो उन लोग से मैं वादा किया था उसके अनुसार अभी तक चलने का कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक हो हम संभव हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आप अपना चैनल से हर जगह जाकर मेरे काम के बारे में, मेरा व्यवहार क्या है जनता के साथ, उसके लिए आप अध्ययन भी कर सकते हैं। अभी तक उसमें हम जहाँ तक है कुछ न कुछ सफल हुए। माने जी, विशेष अपने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत लिए कि प्रदेश सभा के एगो सदस्य जो विधायक में जीतली, तो विधायक में जो अपने चुनाव जीते एमे लड़े के उद्देश्य कथी रही? इससे पहले क्या हुआ कि मैं नगर पालिका में गढ़ी माई नगर पालिका में जब नेपाली कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, टिकट न देने का वजह वह नेपाली कांग्रेस जो अभी जात पात नाता और पैसा के ठेकेदार लोग जो हमको टिकट नहीं दिया, जिसके वजह से नगर पालिका में लड़ने के लिए उस वक्त राजपा नेपाल से हम चुनाव लड़े। कुछ मत से मैं उसमें पराजित हुआ और उस नगर पालिका में जब गढ़ी माई नगर पालिका में जब चुनाव लड़े उस वक्त राजपा के हिसाब से लड़े। उसमें भी लोग यहाँ के, खासकर यहाँ के जनता हमको बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत से वोट दिए और उसमें कुछ मत से हम पराजित हो गए। उसके बाद फिर राजपा के जो हमारे जिला के प्रदीप शमशेर जबरा जो नेतृत्व करते थे, वो आकर हमको कहे फुलबाबू जी आपको विधायक में लड़ना होगा। हम तैयार नहीं थे, मगर उनके प्रेस के वजह से ज़्यादा प्रेशर दिए। उसके बाद हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। ठीक
टिकट भी हमको काठमांडू से लगभग क्लियर हो गया था, राजपाट से टिकट फुलबाबू को मिलेगा, मगर प्रदीप शमशेर जावरा जी वह क्या किए, टिपेस्ट लगा के हमारे नाम पर वह स्वयं प्रदेश सभा सदस्य में वो लड़ने की कोशिश किए और लड़े भी। उसके बाद जब काठमांडू से हम रिटर्न आए, गौंडला चौक पर लगभग हमारे घर है एक छोटा सा, वहाँ पर कम से कम 2-3 हज़ार आदमी बैठे थे। उन्होंने हमसे कहा कि फुलबाबू आपको चुनाव लड़ना है, हम आपके साथ हैं, आपको स्वतंत्र लड़ना है। इस वजह से वहाँ जो लोगों को सद्भाव और प्यार देखकर उन लोग को प्रेशर पर हम जाके स्वतंत्र से नॉमिनेशन दिए, जिसके वजह से यहाँ के लोगों, खासकर 4 नंबर के लोगों ने जो हमको चुनाव जिताए और मेहनत किए, ना हमको कहीं पैसा खर्च हुआ नहीं कुछ। टोटल उन लोग का क्या एक उमंग था कि फुलबाबू को जैसे भी जिताना है, और उन्हीं के मेहनत और मशक्क़त से और उन लोग के प्रयास से हम चुनाव जीते। उसके लिए मैं फिर आपके चैनल से, आपके टीवी से उन लोगों को, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। माने जी जैसन 20 वर्ष के बाद में स्थानीय निर्वाचन भेलै, तो स्थानीय निर्वाचन भेलै, मेयर उपमेयर लगाए जनता के जनप्रतिनिधि सब एगो सिंह दरबार, केंद्र के सिंह दरबार गांव में आलै, तो अभी जनता के बीच में जब ये जनप्रतिनिधि आलै, नगर पालिका बनलै, तो ए हिसाब से सुनै छे अभी बहुत आलोचना भी है कि स्थानीय तह में भ्रष्टाचार बहुत बढ़लै। ई बारे में अपने कथी कहला चाही छी? सबसे पहले संज्ञाता का दाता कौन? मधेसी दल का नेता माननीय उपेंद्र यादव, माननीय राजेंद्र महतो, माननीय क्या नाम था, मोहन ठाकुर जी, उन लोगों का प्रयास से आपको संज्ञाता आया। संज्ञाता आने के बाद ऑटोमेटिक है कि विकास का दर बढ़ा है। और संज्ञाता आने के बाद ये देश में पहले 2 तरह की सरकार था, केंद्र में और स्थानीय सरकार, मगर संज्ञाता आने के बाद 3 तरह के गवर्नमेंट हुआ है। तीनों तरह के गवर्नमेंट में स्थानीय सरकार को बहुत मजबूत बनाया गया केंद्र का। उस साजिश है कि प्रदेश सरकार कैसे कमज़ोर हो और संज्ञाता कैसे कमज़ोर हो। अब उसको फॉलो करने के लिए केंद्र सरकार खासकर नगर पालिका को, या गांव पालिका हो या महानगर पालिका हो, उसमें ज़्यादा बजट दिया, और बजट देने के बाद जो जनता का अपेक्षा था उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। और भ्रष्टाचार हम नहीं बोल रहे हैं, माननीय माधव नेपाल जी भी कई दफ़ा इस तरह से बोले हैं कि भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो नगर पालिका में हो रहा है, स्थानीय में हो रहा है। रियली में अगर कहा जाए तो स्थानीय में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, खासकर हर नगर पालिका में आवश्यकता से ज़्यादा कर्मचारी भरना करना, कर्मचारी अपना जात नात को मान लिया कि जो भी अपना जो नज़दीकी आदमी है उसको भरना, खासकर पेट्रोल डीजल का अनियमित नगर पालिका से खर्च होता है। और उसमें भी एक पत्रकार हो रहा महोदय के साथ हम कहते हैं, खासकर पत्रकार को तो और रिलीव हो रहा है नगर पालिका से। पत्रकार साथियों लोग से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि पत्रकारिता एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग को, खासकर जनप्रतिनिधि के आँख है, रास्ता दिखाने वाला। अगर हम गलती करते हैं तो ऊपर हमको अंकुश किया जाए, मगर कुछ ऐसे पत्रकार साथी लोग हैं जो खासकर नगर पालिका से साल में ठेका लेकर, टेंडर लेकर, और मान लिया कि जो रियली आवाज़ है उसको आगे करना चाहिए कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको कैसे अंकुश लगाया जाए। उसमें कुछ कुछ साथी लोग, पत्रकार साथी लोग भी उसमें समावेश है। और भ्रष्टाचार को रोकने में जो खासकर पत्रकार साथियों को भूमिका होना चाहिए, वह भूमिका हमारा पत्रकार साथी बंधु नहीं कर रहे हैं। उसमें भी संलग्नता है भ्रष्टाचार में। और खासकर नगर पालिका के जितने भी हमारे प्रदेश में हो या देश में हो, टोटल अनियमित ढंग से भ्रष्टाचार हो रहा है। जो नगर पालिका हम लोग को प्रदेश के मातिहत में अगर रहता है, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर भ्रष्टाचार दूर करना है तो नगर पालिका अगर बाय द वे प्रदेश अंतर्गत रहता तो इस पर हम लोग भी अंकुश लगा सकते थे, हम लोग भी भ्रष्टाचार को रोक सकते थे, मगर उस तरह का विधान नहीं है, उस तरह का कानून नहीं है। इस वजह से भ्रष्टाचार जो आप प्रश्न किए, रियली में अगर नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर नगर पालिका का स्वच्छ हो जाएगा तो आपको उस नगर पालिका एकदम खूबसूरत, जो सरकार का नीति था, हर जगह सड़क विकास, मान लिया कि आपको इस सबसे पहले आपको शिक्षा में
या आपको स्वास्थ्य में या आपको पूर्वाधार में 75 जिला में सबसे ज़्यादा रौटहट जिला आपको पीछे है। माने जी विशेष प्रदेश सरकार जो स्थानीय तह में भ्रष्टाचार बढ़ले है और बहुत जनता में जनता आवाज भी उठाइले है कि स्थानीय तह में बहुत ही भ्रष्टाचार है। स्थानीय जनप्रतिनिधि सब ई जनता के माग के संबोधन न करे छै, जनता के समस्या के संबोधन न करे छै, नातावाद कृपावाद बहुत लागू है। तो प्रदेश के हिसाब से, अपने प्रदेश के मानने के हिसाब से प्रदेश के इमे रोकेला कुछ अधिकार है कि ना है? अभी कुछ अधिकार नहीं है। आपका जिस तरह एक प्रदेश गवर्नमेंट है उसी तरह स्थानीय भी एक गवर्नमेंट है। जितना प्रदेश को अधिकार है उतना स्थानीय गवर्नमेंट को अधिकार है। उसका अपना माने सिस्टम है। जिस तरह कानून बनाने के लिए प्रदेश सरकार है या केंद्र सरकार है, उस तरह स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार के जो मेयर साहब है या वहाँ के जो भी पदाधिकारी, उनको अपना अधिकार है कि उसको भ्रष्टाचार रोकने के लिए। वही बात है, प्रदेश में कुछ अधिकार ना है। प्रदेश में नहीं है। जितना प्रदेश को अधिकार है उतना स्थानीय को भी तो अधिकार है। उसका अपना नियम कानून सब कुछ करने का अधिकार है। तो स्थानीय तह में स्वास्थ्य और शिक्षा की अवस्था कैसे देखे आपने? अब वही शिक्षा की बात आप करते हैं। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। जब तक शिक्षा नहीं होगा, जब तक आपको विकास नहीं होगा। याद कर लीजिए, शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। शिक्षा में क्या किया हुआ है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के मातहत में शिक्षा कोई नहीं है। 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक संपूर्ण शिक्षा का अधिकार नगर पालिका में दिया हुआ है और 10 के ऊपर टोटल अधिकार केंद्र रखा हुआ है। प्रदेश के मातहत में अभी शिक्षा का अधिकार नहीं है और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा जो हमारे प्रदेश में या हमारे देश में शिक्षा का जो अभी एकदम जीरो पर है, उस शिक्षा को जैसे भी प्रदेश सरकार के मातहत में रखा जाए और प्रदेश सरकार उसको गाइडेंस करे। मगर अभी क्या है, शिक्षा आपको नगर पालिका है। मैं संपूर्ण नगर पालिका के मेयर साहब, उप मेयर साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, कम से कम शिक्षा पर आप लोग निगरानी कीजिए। अभी भी आप जाइएगा मेयर साहब के दरवाजे पर, स्कूल के संपूर्ण शिक्षक, संपूर्ण हेडमास्टर मेयर साहब के दरवाजे पर होंगे। न कि उनको स्कूल में रहना चाहिए, वो मेयर साहब के दरवाजे पर होंगे कैसे क्या करना है। इस वजह से मैं संपूर्ण नगर पालिका के नगर पालिका या गांव पालिका या महानगर पालिका के मेयर साहब से अनुरोध करना चाहता हूं, कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य में आप लोग लगानी लगाइए और उसमें देखिए प्रदेश से जो संभव होने वाला होगा प्रदेश सरकार करने के लिए तैयार है आपको लिए। मान्य जी, जैसन 20 वर्ष के बाद में स्थानीय निर्वाचन भेले, एमे सिंह दरबार जो केंद्र के सिंह दरबार गांव में आते और जनता बहुत सुख पाते और ई विषय में जनता की मांग संबोधन करते कह के स्थानीय निर्वाचन भेले। आज सिंह दरबार के नारा लगा के जो गांव में स्थानीय निर्वाचन में जनप्रतिनिधि जीत के आए, आज कहाँ त्रुटि भेले कि जनता ई बड़ा अपने जैसन अधिकार के बारे में बहुत अपेक्षित भेले और बहुत अज्ञानता में रहले? त्रुटि कहाँ भेले अपने के विचार से? त्रुटि वही है जो जब संघीयता आया तब प्रदेश के मातहत में आपको नगर पालिका होना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश हिंदुस्तान में जाइए, वहाँ भी संघीयता आज लगभग 75 बरस हो गया, 75-76 बरस हो गया। वहाँ भी संघीयता है। संघीयता जो भी स्कूल हो या आपको प्रदेश अंतर्गत जो भी संरचना है या जो भी अधिकार है, सब प्रदेश के मातहत में। वही सबसे बड़ा भूल आपसे इस प्रश्न जो किए उससे पहले भी हम जवाब दिए कि यहाँ संघीयता को ख़त्म करने का साजिश जो केंद्र सरकार ने किया है कि उसको हाईलाइट नगर पालिका को दिया है संघीयता को ख़त्म करने के लिए। उसका सोच विकास के लिए नहीं या नगर पालिका के जनता के दुख सुख के लिए नहीं। उन लोग का विज़न एक ही है, केंद्र में या नेपाली कांग्रेस के गवर्नमेंट हो या एमआलए के गवर्नमेंट हो या जो भी उस पर गवर्नमेंट है, उन लोग को मनसाय है कि संघीयता कैसे खत्म हो जाए। इस वजह से नगर पालिका के संपूर्ण जिम्मेवारी देने के लिए कि प्रदेश सरकार से कुछ नहीं हो रहा है, प्रदेश सरकार क्यों रहेगा, इस तरह का उन लोग का मनसाय था और इस तरह के वहाँ का जनता आवाज़ उठाएगा कि संघीयता फेल होगा। आखिर संघीयता आने के बाद ही आपको अधिकार मिला है। आप इससे पहले 64 साल से पहले जब संघीयता नहीं आया, उसके पहले जैसे कि मुस्लिम का कोटा हो या मधेश का कोटा हो या जनजाति का कोटा हो या दलित का कोटा हो या जो भी है का कोटा पहले था। आपको कहीं वैकेंसी निकलता है, अभी भी केंद्र सरकार निकलता है तो कम से कम मधेसी कोटा हो, एक मुस्लिम कोटा को, यही परसेंट आखिर तो उसी संघीयता का देन है। इस वजह से केंद्र सरकार को यह जलन होता है कि यह हम कहाँ से दे दिए। जिस तरह का मैं आपको उदाहरण देता हूँ,
जब देश पहली मर्तबा गणतंत्र हुआ उस वक्त में आपको मजबूरी में नेपाली कांग्रेस के मान लीजिए एक सोच आया। उस वक्त में हमारे देश का राष्ट्रपति रामवरण यादव को बनाया गया। उसके बाद वहाँ जो आपको पहाड़ में रहने वाले जो भी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं उन लोग को बहुत जलन हुआ कि ये गणतंत्र आने के बाद पहला राष्ट्रपति मधेसी समुदाय को क्यों हुआ, ये जलन उन लोग का है। उसी तरह उन लोग का कन्फ्यूज़न है। उन लोग हमारा और आपका मधेश का ये आपको देने वाला अधिकार नहीं है, समझे। इस वजह से उन लोग का सोच है और वही सोच के मुताबिक अभी तक जो नगर पालिका के अंतर्गत जो जनता का आकांक्षा था उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। मैं नगर पालिका के संपूर्ण, मैं किसी पर उंगली उठाना नहीं चाहता हूँ, संपूर्ण नगर पालिका के मेयर से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो आपको मैंडेट दिया है, जो जनता आपको विकास के नाम पर या शिक्षा के नाम पर या स्वास्थ्य के नाम पर जो वोट आप लिए उसके मुताबिक काम कीजिए और नगर पालिका में जो भ्रष्टाचारी हो रहा है उसको ख़त्म कीजिए। इतना मैं संपूर्ण नगर पालिका के मेयर साहब से मेरा अनुरोध है। माने जी जैसे विश्व महामारी के रूप में कोरोना वायरस जो अभी नेपाल में भी एक किस्म से बहुत अवस्था नाजुक है, तो ये अवस्था में जो सरकार लॉकडाउन तय कर ले 6 महीना 8 महीना तक लॉकडाउन भेले, इमे विपन्न समुदाय, दलित समुदाय जो बेरोजगार रहले ओकनी सबके लागि राहत वितरण भेले स्थानीय तह में। सुनली कि यहाँ राहत संपन्न से विपन्न से ज़्यादा संपन्न राहत लेके चल गए और राहत वितरण में बहुत घोटाला भेले, ई भी बात आलै समाचार में। ई बात के अपने कैसन संबोधन करे छे? सबसे पहले कोरोना के क्रम में जो देश में पूरे दुनिया में महामारी हुआ कोरोना से, और कोरोना के नाम में भी बहुत बजट खर्च भेले, जितने लोग उससे मरे उस संपूर्ण पूरे विश्व के संपूर्ण लोगों को मैं अपने तरफ से उनको कहते हैं धैर्य रखें और विश्वास रखें। कोरोना एक बहुत बड़ा कोविड-19 का लेकर पूरे दुनिया में महामारी था, उसमें भ्रष्टाचार की जो सवाल किए हैं, मैं 2 नंबर प्रदेश के विकास समिति के सभापति के हैसियत से मैं बोल रहा हूँ। आपको मालूम होगा जब हमारे प्रदेश के अंतर्गत कोरोना का जो महामारी हुआ तो सबसे पहला प्रदेश आपका 2 नंबर प्रदेश है कि हर नगर पालिका में, गांव पालिका में और महानगर पालिका में प्रदेश सरकार ने गांव पालिका में 10 लाख रुपया, नगर पालिका में 15 लाख रुपया, उसी तरह महानगर पालिका में 20 और 25 लाख रुपया, ये पहला गवर्नमेंट या पहला पूरे नेपाल का पहला प्रदेश है कि कोरोना में सबसे ज़्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नंबर प्रदेश राहत के हिसाब से दिया गया। उसमें भी क्या हुआ कि खासकर नगर पालिका को जिम्मा इस वजह से दिया गया कि नगर पालिका वहाँ के जनता से नज़दीक सबसे ज़्यादा रहने वाला नगर पालिका के मेयर रहता है। इस वजह से नगर पालिका में हम लोग पैसा दिए। उसके अलावा यहाँ सीडीओ कार्यालय में भी मान लिया गाड़ी के खर्चा वर्चा के लिए या दौड़ धूप के लिए डॉक्टर को हर हॉस्पिटल में 50-50 लाख रुपया, सीडीओ साहब को भी 50 लाख रुपया, इस तरह कह के मान लिया कि इसको संरक्षण और इसको हिफाजत के लिए, इसको स्वास्थ्य के लिए कैसे किया जाएगा, उसके पहले सबसे पहले आपको मैं आपके चैनल से मैं प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह पहली बात है कि आपको नगर पालिका में महामारी के वक्त में राहत दिया। उसके बाद हमको उद्योग, वन तथा पर्यटन मंत्रालय से भी राहत बांटा गया। अब रह गई नगर पालिका। नगर पालिका किस तरह बांटा? नगर पालिका कभी भी कोई भी नगर पालिका कम से कम वहाँ के जनप्रतिनिधि, आप भी है तो हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि है, माननीय भी हमारे देवी तिमन सिन्हा वो भी जनप्रतिनिधि है, उन लोग से भी राय मशवरा करके अगर ये बांटते, इस तरह के बांटते राय मशवरा करके, तो थोड़ा हिस्सा हम लोग को भी लोगों में इफेक्ट भी होता। और इस तरह जो बदनामी हो रहा है खासकर भ्रष्टाचारी के, आज ही नगर पालिका, हमारी गरीब में नगर पालिका के अंतर्गत आज से लगभग 15-20 दिन पहले 500 की 600 बोरा इसी जगह से बिक्री हुआ है, मलाई टोल बाज़ार पर से, आपको मालूम होगा, समझे कि नहीं। जो राहत को बांटने के लिए जनता में लाया गया, वह राहत नहीं बटा के आज से 15 दिन या 20 दिन आप जाके ऐसे हिसाब से भी पूछ सकते हैं कि 200 की बोरा की 500 की 600 बोरा समथिंग, अभी याद नहीं है, यही मलाई टोल बाज़ार पर बाज़ार में बिक्री हुआ है। जो जनता के राहत है, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी क्या होगा? जो जनता के मान लिया खाने के लिए आया, दलित जनजाति मान लिया कि मुस्लिम या कोई भी समुदाय जो पीड़ित पक्ष है, उसके खाने के लिए जो नगर पालिका के मेयर साहब हो या वहाँ के प्रशासनिक अधिकृत हो, आप इसका उदाहरण यहाँ ले जाकर मलाई टोल बाज़ार पर
आप पता लगा सकते हैं, वहाँ 500 या 600 बिक्री बोरा भल 10, 15, 20 दिन पहले हुआ है। तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी का है। वही बात तो हम कहें कि नगर पालिका की जिम्मेवारी क्या है। यहाँ जनता आपको वोट दिया, उसके मुताबिक चलिए। उस तरह के यहाँ के नगर पालिका या कहीं का भी नगर पालिका, बाई दिवे 10-5 नगर पालिका शहर में कहीं करता हो, दूसरी बात है, मगर सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचारी हो रहा है तो नगर पालिका में हो रहा है। इसमें कोई स्थानीय निर्वाचन जो भेलै वो 3 वर्ष बीतलै, तो 3 वर्ष के भीतर में अभी 2 वर्ष के कार्यकाल बाकी है अपनी सबके, तो 3 वर्ष के भीतर में ये जनप्रतिनिधि सब गांव नगर पालिका ठाउँ में विकास करले कि नकले? अपने विकास की अवस्था कैसे देखे छे गांव में? ये प्रश्न तो आपको नगर पालिका के मेयर साहब से पूछना चाहिए। क्या तो चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या किए न किए, मगर हम अपने के दृष्टिकोण से हम अपने नगर पालिका में, जैसे कि सबसे पुराना बाजार हमारा नगर पालिका का मुख्य समनपुर बाजार है। नगर पालिका के ऑफिस भी समनपुर बाजार में है। समनपुर बाजार में जाके आप देखिए, नगर पालिका से एक भी काम नहीं हुआ है। वहाँ के जनता से भी पूछिए कि समनपुर में क्या हुआ है। जहाँ पर आपका ऑफिस है उस जगह जाके देखिए, एक भी जब विकास नहीं है, जब नगर वहाँ पर विकास नहीं तो हमको लगता है कहीं पर विकास नहीं है। सिर्फ अपना खाने पीने में, अभी मान लिया कि आपको एक ठो धर्मपुर से जो सरलाही आपका रोड जा रहा है, उसमें 5 करोड़ की 6 करोड़ रुपया मान लिया कि माटी में करके पैसा ये लोग खा रहे हैं, समझे कि नहीं? उतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, जबकि वह केंद्र या प्रदेश सरकार के मातहत में। हमारा उधर कुछ पड़ता नहीं है। 2 जिला को जोड़ने वाला सड़क का तो प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से जब उसका पुल बन रहा है तो सड़क का भी बजट उसमें भी होगा। तो उसमें अनियमित ढंग से ये लोग क्या कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। आज समनपुर वासियों को ये लोग ने कहा था, मेयर साहब कहते कि ऑफिस वहीं बनावेंगे। 3 बरस गुजर चुका, आज तक समनपुर बाजार में ऑफिस तक नहीं बना है। वहाँ का अवस्था जर्जित है। आज सबसे पुराना समनपुर बाजार है। वहाँ का स्वास्थ्य के बारे में हो, स्वास्थ्य चौकी वहाँ है, वहाँ आपको कुछ लगानी नहीं है। सबसे पुराना थाना है। थाना का देखिएगा, एक बारिश का पानी एक भी बाहर नहीं जाता है, सब घर में चूता है। स्कूल में आज तक एक पैसा नहीं दिए। एक स्कूल में पर साल मैंने 25 लाख रुपया दिया है, इम साल भी 25 लाख रुपया उसको रख दिए हुए हैं। उसके बाद वहाँ मंदिर भी बन रहा है और जो स्कूल में सहयोग होता है, एक मकान भी हम बनवाए हैं, मगर नगर पालिका से उस जगह कुछ काम नहीं हुआ है। सबसे केंद्र बिंदु वहीं है। तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, संपूर्ण पत्रकार साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये चीज़ जो आप हमसे प्रश्न पूछे, ठीक है, ये प्रश्न कम से कम मेयर साहब से पूछते कि समनपुर में आप क्या किए। माने जी, अब हम अंत में छी, तब अंत में अपने के कार्यकाल जो प्रदेश सभा सदस्य थी अपने रौतहट जिला के क्षेत्र नंबर 4 के ख के हिसाब से, तो अपने के कार्यकाल के भीतर में अपने के क्षेत्र में अब अपने के एगो विकास की योजना कथी सोचले छी? देखिए, मैं निर्वाचित होने के बाद से हर जगह कोई ऐसा गांव नहीं है, टोल बाकी रहा होगा, मगर कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां मेरा काम नहीं हुआ होगा। मैं कोशिश करता हूं कि हर टोल में मेरा काम हो। मैं अभी लगभग आपको अब रिकॉर्ड तो नहीं है, कम से कम 50-60 योजना से ज़्यादा ऊपर काम किया। अगर गिनाना चाहे, अगर आप सुनना चाहे तो मैं शुरू करता हूं समनपुर से। समनपुर वार्ड नंबर 1 में गत आर्थिक वर्ष में मदरसा बनवाएं, स्कूल में पैसा दिए, मंदिर भी बनवाएं, समझे कि नहीं? उसके बाद आप उधर 1 नंबर में चल जाइए तो धर्मशाला मैंने 1 नंबर वार्ड में बनवाए हुए हैं, सड़क भी बनवाए हुए हैं, मस्जिद भी बनवाए हुए हैं, स्कूल भी गत आर्थिक वर्ष में स्कूल में भी काम, 2-3 गो स्कूल में भी काम किए, मदरसा में भी काम किए, कब्रिस्तान में भी काम किए। आप हर जगह जाकर मेरा जो काम का योजना है वो देखिएगा। अभी आगामी वर्ष में जो गत आर्थिक वर्ष में जो काम होना चाहिए, किसी कारणवश कोरोना के चलते हम काम नहीं कर सके। जो कुछ योजना मेरा है, 5-7 योजना जो अधूरा है, सबसे पहले मैं उसको पूरा करने के लिए मेरा सोच है और उस हिसाब से हम काम करेंगे और हो सके जो भी जनता का अपेक्षा है उसको पूरा करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और जनता, खासकर 4 नंबर जनता के में बुद्धिजीवी सर्किल के और जो भी है जो हमारे साथ हैं, उन तमाम लोगों को मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों
ज़रूरत पड़ता है तो वो लोग हमको बुलाकर इज्जत और सम्मान भी करते और काम भी हम उनके हिसाब से ही करते हैं। ठीक है मान्य जी, sundarnepal.com यूट्यूब चैनल में अपने के महत्वपूर्ण समय जो अपने व्यस्त के बावजूद भी समय दिली और अपने विचार जनता के माझ में राख दिली, एक लागी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। और विजयादशमी शुभ दीपावली छठ पर्व के पावन अवसर में sundarnepal.com यूट्यूब चैनल अपने के हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामना अर्पण करे छी। लो धन्यवाद है, उसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला जो हिंदू महापर्व पे संपूर्ण साथियों को, मैं देशवासियों को, जिलावासियों को और जो हमारे देश के बाहर रहे हुए हैं उन तमाम लोगों को मेरे तरफ से भी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।